हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का करियर विल के इस नए प्लेटफॉर्म करियर विल बिहार पर। जैसा कि 2 दिन पहले आप लोगों के लिए शुरुआत की गई है, आप लोगों के लिए एक नए बैच की। बैच है आपका एसएससी 10+2 का बैच, जिसकी क्लासेस सबसे शुरू होने जा रही है। यूट्यूब पर क्लासेस तो मिलते ही रहेंगी, एप्लीकेशन पर भी ये क्लासेस आपकी जल्द ही शुरू हो जाएंगी। तो आपके करंट अफेयर की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए यूट्यूब पर ये सीरीज चलते रहेगी। 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चंस की सीरीज हम जल्द ही शुरू करेंगे। लास्ट का जो हमारा क्लास हुआ था, इसमें हमने नवंबर महीने के 1 से 8 तारीख तक का डिस्कशन किया था करंट अफेयर में। इसके अलावा 9 नवंबर को आपका संडे था, तो वो क्लास तो आप छोड़ दीजिए। 10 नवंबर से लेकर के अब हम ये 15 नवंबर तक के जो डेटा है करंट अफेयर का, इसका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। लगभग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं आज की इस क्लास में, ठीक है। और थोड़ा इस बैच के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। मात्र 99 रुपीज में, इतने कम प्राइस में पीटी प्लस मेंस का ये बैच है। आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, इससे आप जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल क्या है? सवाल है, फॉक्स नेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसकी जो विजेता रही है, ये रही है मिलानिया ट्रंप। ये मिलानिया ट्रंप है कौन? तो ये है डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि अमेरिका की पहली महिला मिलानिया ट्रंप इस साल का पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड की विजेता रही हैं। यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है, अमेरिका की पहली महिला, यानी कि फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका। ये फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका, ये कहने का क्या मतलब हुआ? देखिए, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट की वाइफ जो होती है ये फर्स्ट लेडी कहलाती है। तो उस प्रकार से यदि हम देखें तो मिलानिया ट्रंप ये अमेरिका की फर्स्ट लेडी है, इस पुरस्कार की विजेता। ये जो पैट्रियट अवार्ड है, इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी, जो कि मिलिट्री से रिलेटेड समुदाय सेवी, समाज कार्यकर्ता और प्रेरक यूथ को ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। इसमें यदि हम देखें ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी इसमें पैट्रियट ऑफ द ईयर की ही कैटेगरी है। इसमें कई और हैं, जैसे कि हीरोइज्म है, यंग पैट्रियट है, सैल्यूट है, लेकिन सबसे प्रतिष्ठित जो अवार्ड मिला है, ये मिला है मिलानिया ट्रंप को। इनके जो हस्बैंड है डोनाल्ड ट्रंप, इन्हें साउथ कोरिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी जी को रिसेंटली मॉरिशस ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया, और लिविंग रूट ब्रिज अवार्ड से अभी हाल ही में कीर स्टारमर, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर है, ये सम्मानित किए गए हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? देखिए, आज की इस क्लास को हम रिकॉर्ड रख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा फीवर था, जिसके कारण कल की क्लास नहीं हो पाई थी हमारी, और कंटिन्यू करेंगे इसे। मंडे से हम लाइव कंटिन्यू करेंगे, जो टाइमिंग आप लोगों के लिए है। चलिए सवाल नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। किस स्थान पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत का पहला पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? छत्तीसगढ़ की कैपिटल नए रायपुर में इसका उद्घाटन किया गया। नाम है शहीद वीर नारायण सिंह जनजाति ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हीं के नाम पर ये जनजाति संग्रहालय का नाम रखा गया है। अटल नगर कहाँ? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। और ये भारत का पहला पूरी तरीके से डिजिटल संग्रहालय है, जो कि जनजातीय नायकों को समर्पित है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे चलते हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ। किस राज्य को इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर इसका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि डिजिटल इनोवेशन की दिशा में हिमाचल प्रदेश ने जो पहल करी है, जिसके लिए हिमाचल का ये जो डिपार्टमेंट है, इसे सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए, राजधानी इसकी हो जाएगी शिमला और धर्मशाला, 2 राजधानियां हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। करंट के फैक्ट यदि हम देखें तो शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व जो चर्चे में था, यहीं से आप रिलेट करेंगे। हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला पहला राज्य भारत का हिमाचल बना है। भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य भी हिमाचल है।
यदि आप करंट से डेली अपडेट रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है। ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ, त्रिपुरा, गोवा, मेघालय या मिजोरम। आपको ये बताना है कि पूर्ण साक्षर राज्य भारत का कौन सा हो जाएगा। राजा खास गांव हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव बना है। राशन कार्ड के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला ये पहला राज्य है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत यहाँ की गई थी। और महिलाओं के लिए जो शादी की उम्र है ना, ये 18 से बढ़ा करके 21 साल इसी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने किया। ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य है। पलास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण यहाँ मिला। भांग की खेती को एज अ पायलट प्रोजेक्ट इस राज्य ने मंजूरी दी थी। और हिमाचल प्रदेश के सोलान जिले के दभोटा में उत्तर भारत का पहला 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई। तो ये क्वेश्चंस है जो कि आप करंट से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और देश के अनुसंधान एवं नवाचार क्षेत्र में या नवाचार तंत्र के बीच संबंध मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने जो पहल की शुरुआत की, इसका नाम वैभव पहल हो जाएगा। वैभव की फुल फॉर्म देखिए, वै यानी कि वैश्विक, बी एच यानी कि भारत, बी एच यानी कि भारत, और वी का मतलब हो गया वैज्ञानिक। ऐसे वैज्ञानिक या रिसर्चर जो कि भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेशों में रह रहे हैं, अनुसंधान या शोध कार्य में लगे हुए हैं, तो भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ इन्हें कनेक्ट करने के लिए वैभव पहल की शुरुआत रिसेंटली की गई है। फिर आगे चलते हैं हम, भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, जिसकी 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई। अब आप समझिएगा, ये करंट प्लस जीके का क्वेश्चन है आपका। तो जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, इन्होंने ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना करी थी। 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर को मनाई गई। और ये जो गीत है 1875 में लिखा गया, उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल है। अब आप समझिए, राष्ट्रीय गीत यदि पूछा जा रहा है तो वंदे मातरम है। इसी को क्वेश्चन थोड़ा मैं अपडेट करती, यदि पूछती राष्ट्रीय गान कौन सा है, राष्ट्रीय गान आपका है जन गण मन। और ये जो जन गण मन है, ये किसके द्वारा है, लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने 1913 में इनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। नोबेल पुरस्कार आप सभी को मालूम है 6 कैटेगरी में दिया जाता है, उस समय तो 5 कैटेगरी थी, लास्ट में फिर अर्थशास्त्र भी इसमें ऐड हुआ। तो इन्हें साहित्य के क्षेत्र का, लिटरेचर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। आगे चलते हैं, भारत ने किस देश के साथ 150 करोड़ रुपए की रक्षा तकनीकी साझेदारी की है, तो ये साझेदारी रिसेंटली भारत की रही है इजराइल के साथ में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 150 करोड़ की साझेदारी है भारत की, किस कंट्री के साथ है, इजराइल के साथ है। और जिसके तहत एक भारतीय कंपनी इजराइल की एक कंपनी के लिए 300 किलोमीटर की रेंज वाली यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर का निर्माण और इसकी आपूर्ति करने जा रही है। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैंने लिखा है ताकि एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए तो आपसे क्वेश्चन गलत ना हो। साझेदारी इसके लिए भारत की इजराइल के साथ है। सौदा कुल है 150 करोड़ रुपए का। 300 किलोमीटर की रेंज वाला यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर इसके तहत उत्पादन किया जाएगा और भारतीय कंपनी के लिए ऑर्डर है इसमें, और नवंबर 2027 तक इसे पूरा किए जाने का लक्ष्य है जो कि रखा गया है। आगे चलते हैं, फिर सवाल नंबर 7वां है। अच्छा, इजराइल के बारे में हम मैप के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आप मैप देख रहे हैं ना, मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करता हुआ देश इजराइल। इजराइल की कैपिटल यरूशलेम, करेंसी इजरायली न्यू शेकल, प्राइम मिनिस्टर इसके बेंजामिन नेतन्याहू है। इस कंट्री के यदि आप करंट अफेयर के फैक्ट देखें तो ओफिक 19 में ओफिक 19 नाम का ये जो नया स्पाइस सैटेलाइट यानी कि जासूसी उपग्रह जिस कंट्री ने लॉन्च किया था, ये आपका इजराइल ही हो जाएगा। फिर यदि हम देखें, एशियाई विकास बैंक में शामिल 69 मेंबर कंट्री इजराइल है। इजराइल में अभी जो माहौल था, हिंसा का माहौल बना हुआ था, ऐसे में इजराइल पैलेस्टाइन मुद्दा ये कोई नया नहीं है, पुराना है, आप सभी जानते हैं। तो इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन अजय है। इस साल जनवरी 2025 से ही इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा प्रणाली की शुरुआत करी। दुश्मन देश के
ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला ये पहला देश बना। रिसेंटली इसने गाजा पर कब्जा करने का भी ऐलान कर दिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको इजराइल से रिलेट करके याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने कि सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने की मंजूरी दी है? आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटका। अब आप समझिए, कर्नाटक देश का ऐसा पहला राज्य जो कि महिलाओं को पीरियड लीव देने जा रहा है, यानी कि मासिक धर्म यदि महिलाओं को आता है ना महीने में, तो ऐसे में महिलाएं पेन में होती हैं, काम नहीं कर पाती, तो इसके लिए वो लीव ले सकती हैं, इसके लिए पैसा नहीं काटा जाएगा। क्या ये गवर्नमेंट सेक्टर में है या फिर प्राइवेट सेक्टर में है? तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की महिलाओं के लिए पीरियड लीव लागू करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। कौन? कर्नाटका। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे थावर चंद गहलोत। नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट यदि आप देखें तो अंसी कुद्रेमुख, नागरहोल और बन्नरघट्टा याद रखना है। कर्नाटक के अनेकल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा और पूरी दुनिया का भी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आप सभी को मालूम है कहाँ पर है? अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज। कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदल करके बैंगलोर दक्षिण किया। प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं इसमें 50 से 75% कन्नड़ लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है। लास्ट ईयर जारी किए गए ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर आपका कर्नाटक का बैंगलोर रहा है। ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन है और बैंगलोर इसमें 6वें स्थान पर आता है। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर पहल की शुरुआत की गई। कर्नाटक सरकार ने मृत्यु का अधिकार लागू किया, गरिमा से मृत्यु का अधिकार, और ये लागू करने वाला ये पहला राज्य बना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने मिनटमैन 3 परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा नवंबर 2025 में ये जो मिनटमैन 3 मिसाइल है, अंतरमहाद्वीपीय मिसाइल, अंतरमहाद्वीपीय यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल, इसे इंटरकॉन्टिनेंटल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भेदी जा सकने वाली ये मिसाइल है। इसका परीक्षण कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया गया है। ठीक है, इसका पूरा नाम है LGM-30 मिनटमैन 3 मिसाइल। 1970 के दशक में अमेरिकी वायुसेना में इसे तैनात किया गया था। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता लगभग 10,000 से 13,000 किलोमीटर तक की हो जाएगी। फिर क्वेश्चन आगे चलते हैं, किस राज्य में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI के द्वारा ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन चलाया गया? तो ये चलाया गया है गुजरात के द्वारा, मतलब गुजरात में ये चलाया गया है। फैक्ट्रियों पर इसमें छापामारी की गई है। इस ऑपरेशन के बारे में यदि हम देखें तो ये DRI द्वारा चलाया गया एक राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स कैंपेन है। इसका पर्पस है गुप्त रूप से चल रही उन फैक्ट्रियों का पता लगाना जो कि साइकोट्रोपिक पदार्थों का निर्माण करती है, जो कि इलीगल है ना। तो ये ऑपरेशन आपको गुजरात से रिलेट कर लेना है। चलिए, बीते समय में जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हमने देखे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, एक बार इसका हम रिवीजन करेंगे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर चलाया गया नक्सल विरोधी अभियान हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया। म्यांमार ये मोचा साइक्लोन से प्रभावित था तो भारत ने हेल्प करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। ऑपरेशन केलर जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन नादेर जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन शिवा अमरनाथ में, ओलिविया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ओडिशा में चलाया गया। ऑपरेशन वेब स्पाइडर यूक्रेन में। ऑपरेशन सिक्योर इंटरपोल ने चलाया है साइबर अपराध से निपटने के लिए। राइजिंग लायन इजराइल ने चलाया ईरान पर। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान ने चलाया इजराइल पर। ऑपरेशन सिंधु भारत ने ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरान के खिलाफ चलाया, किसने? अमेरिका ने। और ऑपरेशन बसायर अल फतह ये ईरान ने चलाया अमेरिका पर, लेकिन ये कतर में चलाया गया अमेरिका के खिलाफ। ऑपरेशन महादेव आतंकवादी विरोधी अभियान है। ऑपरेशन अलर्ट राजस्थान मेघालय की बॉर्डर पर। और ऑपरेशन फाल्कन के तहत असम में गेंडों के अवैध शिकार के लिए ये चलाया गया ऑपरेशन रहा था। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? तो ये बन गया है बांग्लादेश, जो कि भारत का पड़ोसी है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का ऐसा पहला देश बना जिसने कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन को अपनाया है।
ये जो सम्मेलन है 1992 में हेलेंस्की क्या है, फिनलैंड की कैपिटल हेलेंस्की में अपनाया गया था, 1996 में लागू हुआ और 2016 के बाद सभी यूनाइटेड नेशन सदस्य देशों के लिए ये खुला है। तो ये जो संधि है साझा जल संसाधनों के सतत प्रबंधन यानी कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट, शांति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बढ़ावा देती है। यहाँ से बांग्लादेश के फैक्ट यदि हम देखें तो भारत और यहाँ बांग्लादेश है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद एक नए राष्ट्र का उदय हुआ जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। कैपिटल ढाका, करेंसी टका। नेक्स्ट चलते हैं, किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया? तो नवंबर महीने की 11 तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी की जयंती के मौके पर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत जो है 11 सितंबर 2008 में की गई थी। इसके अलावा ह्यूरन इंडिया परोपकारी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे ज्यादा दान देने वाले व्यक्ति ये शिव नाडार और इनकी फैमिली बनी है। मतलब कि इस रिपोर्ट के अनुसार शिव नाडार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2708 करोड़ रुपए का दान दिया, यानी कि प्रतिदिन इन्होंने जो डोनेशन दिया है 7.4 करोड़ रुपीस है। ठीक है, और ये है कौन? तो SCL टेक के संस्थापक हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के, और इसकी जो भी चेयरपर्सन इनकी ही बेटी रोशनी नाडार मल्होत्रा हो जाएंगे। भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर राहुल VS बन गए हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इसके पहले इसी महीने 90 नंबर के ग्रैंड मास्टर इलियम पर्थी R बने थे। 89 नंबर के रोहित कृष्णा और 88 नंबर की दिव्या देशमुख हो जाएंगे। ग्रैंड मास्टर आप ये कह सकते हैं शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक सर्वोच्च उपाधि है। देश के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। इन्होंने 1988 में खिताब जीता, 5 बार के ये विश्व चैंपियन भी रहे हैं। फिर इसके अलावा भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का नाम क्या है, जिसे रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कैंसर यानी कि इसमें ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए लॉन्च किया गया है। तो इस CAR-T सेल थेरेपी का नाम नेक्सकार 19 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट और CAR यानी कि सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर CAR-T सेल थेरेपी को यहाँ पर मंजूरी मिली है। और ये जो पहल है मतलब कि इस थेरेपी के माध्यम से मरीज की अपनी जो टी सेल्स को जेनेटिक रूप से संशोधन किया जाता है, संशोधन इसमें किया जा सकेगा ताकि जो कैंसर सेल्स हो सकती हैं, जो कैंसर सेल बॉडी में पनप रही हैं, उन कैंसर सेल्स को पहचान करके उसे नष्ट किया जा सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बॉडी में कैंसर बन रहा होता है पता नहीं चलता, जब तक इसका तीसरा चौथा स्टेज आ जाता है, जब बचने की संभावना बहुत कम रह जाती है तब पता चलता है। तो इसके लिए पहले विशेष रूप से ये B सेल ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकेमिया, लिम्फोमा के इलाज के लिए बनाई गई है। ये उन मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है जिन पर जो कीमोथेरेपी है या रेडिएशन है इसका प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं फिर जेम्स वॉटसन, इन्हें 1962 में किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 97 की उम्र में निधन हुआ। तो DNA की खोज से इनका नाम आपको रिलेट कर लेना है। अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट यदि हम देखें किस राज्य से पापुआ न्यू गिनी को फोर्टिफाइड चावल का एक्सपोर्ट किया गया है पहली बार? तो देखिए पापुआ न्यू गिनी जो चावल भेजा गया है ना, ये छत्तीसगढ़ से भेजा गया है। भारत के कृषि निर्यात और पोषण मिशनों के माध्यम से अपेडा के तहत भेजा गया है। कहां पर? ये पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में स्थित एक छोटी सी कंट्री। 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल भेजे गए हैं। मतलब कि नॉर्मल चावल नहीं होता है, इसमें जो आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं इससे भरपूर ये चावल होता है, जिसमें कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। नेक्स्ट चलते हैं विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए जो श्री श्री रविशंकर है इन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है बोस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी के द्वारा। इस पुरस्कार की जो स्थापना है ना, ये अब से 10 साल पहले यानी कि 2015 में की गई थी। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की ये संस्थापक है। दुनिया में समाज में शांति को बढ़ावा देने का कार्य इनकी संस्था है जो कि करती है।
किस स्थान पर क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि मालाबार अभ्यास 4 कंट्रीज के बीच होता है। इसमें यूएसए, माफ कीजिएगा, मालाबार अभ्यास 4 कंट्री के बीच होता है। ये 4 कंट्री आपकी क्वाड में आती हैं। क्वाड में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, इन्हीं 4 कंट्रीज के बीच मालाबार अभ्यास शुरू हुआ। ये गुआम में शुरू हुआ है, उत्तरी प्रशांत महासागर में, और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य में अनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना लॉन्च की गई? तो गुजरात में रिसेंटली भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना की शुरुआत की गई। इसका पर्पस है जो जेनेटिक डिसीज होती हैं, अनुवांशिक विकार, जो मान लीजिए माता पिता से बच्चों से फिर उनके बच्चों में है, तो अनुवांशिक विकार की पहचान करना और जनजातीय समुदायों के लिए सटीक स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइड कराना, ये इसका लक्ष्य रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य जनजातीय आबादी के बीच अनुवांशिक बीमारियों के जोखिम की पहचान करना और बेहतर स्वास्थ्य योजनाएं बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं फिर हम सवाल नंबर 20 की तरफ। किस देश में 30वें नंबर का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP30 शुरू किया गया? COP30 रिसेंटली ब्राजील के बेलम शहर में शुरू हुआ। 10 नवंबर से शुरू हुआ है, 21 नवंबर तक ये चलेगा। अब देखिए, COP1 की शुरुआत बॉन जर्मनी से की गई थी और 29 नंबर का ये होस्ट किया था बाकू अजरबैजान ने। COP30 ब्राजील ने। आगे हम देखेंगे COP31, 32 कहाँ होने जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन बन गया है? महाराष्ट्र की कैपिटल जो है ना, मुंबई, ये रहा है एशिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री। यहाँ पर जो सर्वे किया गया, टाइम आउट द्वारा किए गए सर्वे में 18,000 से अधिक निवासियों ने पार्टिसिपेट किया। अपनी जो वे ऑफ लिविंग है, जो इनका रहने का स्टाइल है, या अपने शहर को पसंद किए जाने की यदि हम बात करें तो 94% मुंबईकरों का मानना है कि उनका शहर उन्हें खुशी देता है। तो ये पहले स्थान पर हो गया। टोक्यो जापान की कैपिटल है। संघाई, ये सबसे बड़ा शहर आपका चाइना का हो जाएगा। सिंगापुर, सिंगापुर सिटी, ये सिंगापुर की कैपिटल है। नेक्स्ट चलते हैं। शेखा नासिर अल नौवैस किस देश से संबंधित है जिन्हें यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव बनाया गया है? यूएई से हो जाएंगी। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की 26वीं प्रमुख बनी है, लेकिन पहली महिला है ये। इनका कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है। पहली महिला का डिस्कशन है। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री है कौन? तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष है। तंजानिया, इसकी जो दोबारा से प्रेसिडेंट सामिया सुलहू बनी है। सऊदी अरब से रिलेट करेंगे तो रियाना बरनावी का नाम आप रिलेट कर सकते हैं। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनावी हो जाएंगी। यहां से आपके 22 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। देखिए, भले ही क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन जैसे वीडियो पब्लिश हो जाएगा मैं आपके कमेंट पढ़ूंगी। इसमें जो भी फीडबैक है ज़रूर इसमें आप देंगे, ठीक है। जो कुछ नई पहल करनी है ये भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाला एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर ये लॉन्च करने जा रहा है गूगल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट सनकैचर है, इसका पर्पस है सोलर एनर्जी से संचालित अंतरिक्ष आधारित एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना। इसका फॉर्मेशन ईयर 1998, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर। सुंदर पिचई इसके सीईओ हो जाएंगे, जो कि भारतीय मूल के हैं। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। फेसबुक का बदला हुआ नाम मेटा है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम हो जाएगा नासा। सवाल नंबर 24 है, 11 नवंबर 2025 को निम्नलिखित में से किस देश ने अपना स्वतंत्रता स्थापना दिवस मनाया है? 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, माफ कीजिएगा, ये अंगोला हो जाएगा। और इसी तारीख को भारत ने अपना
मतलब अब्दुल कलाम जी की स्मृति में 11 नवंबर को हमने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया। अंगोला ने अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। यहाँ मैप मैंने ऐड नहीं किया, माफ़ कीजिएगा, यहाँ मैप ऐड नहीं कर पाई हूँ इसका मैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमें देखने थे और कम समय में ज़्यादा कंटेंट कवर करना था। जब हम 1 घंटे की क्लास में 10 से 15 क्वेश्चन देखेंगे तो डेफिनेटली इसे मैं मैप के थ्रू भी ऐड करूंगी। इस स्थान पर वाटरशेड महोत्सव पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये आयोजन इसका आंध्र प्रदेश के गुंटूर में किया गया। बेसिकली 1 लाइन में याद रखें कि वाटर कंजर्वेशन के लिए ये पहल है, यानी कि जो आपका पानी है, पानी को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे रीयूज किया जा सकता है, वाटर मैनेजमेंट को लेकर के ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। नेक्स्ट यदि हम देखें, राजधानी दिल्ली में भी आप सभी को मालूम है आतंकी विस्फोट हुआ, जिसके बाद से 12 लोगों की मौत हुई। देखिए सरकारी आंकड़ा 12 कह रहा है, लेकिन वहां पर जो चश्मदीद हैं, गवाह हैं, उनका कहना है कि 50 लोगों की डेथ हुई है। लेकिन ये घटना जो रही है ये लाल किले की रही है और दिल्ली पुलिस ने इस घातक विस्फोट के सिलसिले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम साथ ही विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकता दर्ज करी है। हाई अलर्ट पर दिल्ली को रखा गया है और दिल्ली पुलिस के आयुक्त जो हैं ये सतीश गोलचा हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति 11 ये शुरू हुआ। तो मित्र शक्ति 11 जो कि भारत और श्रीलंका के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कर्नाटक के बेलगावी स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में 10 नवंबर से शुरू हुआ है, 23 नवंबर तक चलेगा। जापान के साथ भारत की होने वाली एक्सरसाइज में आप रिलेट कर सकते हैं शिन्यू मैत्री, जहां पर गार्जियन शब्द आए, चाहे मैं धर्म गार्जियन की बात करूं या वीर गार्जियन की, ये दोनों एक्सरसाइज भारत की जापान के साथ है। इसके अलावा जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, जिमेक्स एक्सरसाइज भी जापान से आप लोगों को रिलेट कर लेना है। इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति एक्सरसाइज होती है, यदि गरुण और शक्ति अलग अलग लिखा है तब वो फ्रांस के साथ है। थाईलैंड के साथ मैत्री अभ्यास का 14th एडिशन है, मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ है अभी लास्ट मंथ। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में बहुविवाह पर यानी कि पोलोगैमी पर ऑफिशियली रूप से प्रतिबंध लगाने की विधेयक को मंजूरी दी है? आंसर इसका हो जाएगा असम। मतलब कि यदि एक व्यक्ति जो वैसे ही शादी के बंधन में है, उसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया है, कानूनी रूप से एक साथ है, तो दूसरी शादी नहीं कर सकते, कुछ ऐसा कानून है। ये कानून का शीर्षक है असम बहुविवाह निषेध विधेयक। ये अभी लाया गया है, ये 25 नवंबर को राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक के तहत दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 7 साल तक की कठोर कारावास की सजा हो सकती है। विधेयक का पर्पस है किसी भी व्यक्ति को दूसरी शादी करने से रोकना। कब रोकना? अगर उसका पहले से ही जीवन साथी है और वो जीवित है, कानूनी रूप से अलग नहीं हुए हैं, या अगर पहली शादी अदालती आदेश द्वारा भंग नहीं हुई है, तब तक ये दूसरी शादी नहीं कर सकता है। इस विधेयक के तहत पोलोगैमी को एक संज्ञेय अपराध के रूप में कैटेगराइज किया गया है, जिसके तहत आरोपी तत्काल जमानत के पात्र नहीं होंगे। और हालांकि ये एसटी के लिए अभी लागू नहीं हो रही है, साथ ही असम के 6 अनुसूचित क्षेत्रों में तुरंत लागू नहीं होगा, अभी इंस्टेंट लागू नहीं हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बिल लाना अलग होता है, जब पास हो जाएगा तो कानून बनेगा, तो यहाँ पर बिल लाया गया है। हाल ही में खबरों में रहा क्रिसमस द्वीप किस महासागर में स्थित है? इसकी लोकेशन आपकी इंडियन ओशन में है, हिंद महासागर में। देख लेते हैं मैप के थ्रू। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये क्रिसमस आइलैंड है। यहाँ पर ब्रैकेट में ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ, मतलब इस पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है। अभी चर्चे में क्यों आया है ये हम देख लेते हैं। गूगल ने इसी हिंद महासागर में स्थित क्रिसमस द्वीप पर एक विशाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया और गूगल के बीच में इस साल के स्टार्टिंग में ही समझौता हुआ था। ये जावा से लगभग 360 किलोमीटर दक्षिण में है। जावा मतलब ये इंडोनेशिया का, जावा से 360 किलोमीटर दक्षिण में है, बिल्कुल सही है। और ऑस्ट्रेलिया से 1400 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, ये भी सही है। तो इस कारण ये चर्चे में आया था। नेक्स्ट यदि हम देखें कि हाल ही में पुरुषों के एयर पिस्टल कैटेगरी में व्यक्तिगत खिताब जीतने वाले जो पहले भारतीय बने हैं, ये सम्राट राणा बन गए। अब पदक तो जीता है, लेकिन कौन सा पदक जीता है? इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 10 नवंबर को मिस्र की कैपिटल काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये खिताब इनके नाम रहा है, सम्राट राणा के नाम। और राणा ने
243.7 अंक हासिल किए। चाइना के हु काई को 0.4 अंकों से हरा करके गोल्ड मेडल इनके नाम रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करें। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता ये हो जाएंगे डेविड ज़ेले, जो कि हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। इनका जो उपन्यास है फ्लैश, इसके लिए विजेता चुने गए। हालांकि इस रेस में भारत की जो किरण देसाई है ये भी नॉमिनेटेड थी, लेकिन ये अवार्ड इन्हें नहीं मिला। और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, एक तरफ लिखा हुआ है बुकर पुरस्कार और एक तरफ लिखा हुआ है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। दोनों में फर्क ये होता है कि ये जो बुकर पुरस्कार है ये सिर्फ इंग्लिश माध्यम में या इंग्लिश में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है, जबकि जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है ये किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया उपन्यास हो, बस उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए, तो इसके लिए अवार्ड दिया जाता है। 2025 का जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है ये भारत की ही कन्नड़ लेखिका बानू मुस्ताक ने जीता था, इनकी रचना हार्ट लैम्प के लिए। तो एडिशनल तौर पर आप ये भी रिलेट कर सकते हैं। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता डेविड ज़ेले हैं। यही अवार्ड 2024 में मिला था समंथा हार्वे को। आपके एग्जाम में एक साल पुराना क्वेश्चन पूछा जाए तो रिलेट कर सकते हैं। इनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए इन्होंने 2024 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अपने नाम किया था। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमें देखने हैं, जिसमें कि 31 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हाल ही में डेंटल शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मशहूर लेखक सलमान रश्दी इसके विजेता रहे हैं। ये पुरस्कार उन्हें उनके साहित्यिक योगदान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करने के लिए दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को साउथ कोरिया का सम्मान, मॉरिशस का सम्मान, नरेंद्र मोदी को एबल प्राइज जो 2025 का रहा, जो मैथ्स के क्षेत्र का नोबल माना जाता है, ये मिला जापान के मसाकी कासीवारा को। तो ऑप्शन के थ्रू भी आप एडिशनल जानकारी निकाल सकते हैं। वाइब कोडिंग को निम्नलिखित में से किसके द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो देखिए, जो कोलिंस डिक्शनरी है ना, इसके अनुसार 2025 का सबसे चर्चित शब्द वाइब कोडिंग रहा है। इसका मतलब होता है सामान्य भाषा में कहकर एआई द्वारा कोड बनवाना। अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने या मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर तो अभी घोषित नहीं किया है, जब हो जाएगा तो मैं अपडेट कर दूंगी। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा गया है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो ये ब्रेन रोट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है इस साल। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ऑफिशियली तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? आंसर इसका कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि ना 1998 में ही इसे खसरा मुक्त घोषित किया गया, लेकिन बीते 12 महीने से यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव केसेस देखने को मिले हैं। 5100 से अधिक मामले रिसेंटली देखे गए, जिसके बाद से खसरा मुक्त का टैग जो इसे मिला हुआ था ये चला गया है। और अमेरिका में भी ये फैल रहा है। टेक्सास, न्यू मैक्सिको, ओखामो, साउथ कैरोलिना, एरिजोना, यूटो सीमा क्षेत्र में ये प्रसार हो रहा, प्रकोप हो रहा है एक्टिव रूप से। 2016 में पूरा अमेरिका महाद्वीप खसरा मुक्त घोषित किया गया था। पूरा अमेरिका महाद्वीप में यदि आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका को मैं मैप के थ्रू दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर में कनाडा है। ये सीमा जो आप देख रहे हैं अलास्का की है, इस पर अमेरिका का अधिकार, ये अमेरिका हो गया, यूएसए। इसके नीचे में मैक्सिको है। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, तीनों सीक्वेंस से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यही 3 कंट्री जो है ये नेक्स्ट ईयर 2026 में क्या होस्ट करने जा रही है? फीफा मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रही है पुरुषों का। महिलाओं का होगा वो तो ब्राजील होस्ट करेगा। सवाल नंबर 35 की तरफ हम चलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने अमेरिकी कंपनी है जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक, इसके साथ $1 अरब इंडियन करेंसी में देखें तो करीब 8,870 करोड़ रुपए की डील की है, जिसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक भारत को कितने जेट इंजन और सपोर्ट पैकेज देगी? तो इनकी संख्या कुल 113 होगी। कई बार ना कंपनियां और उनसे संबंधित कंट्री पूछी जाती है, कई बार मैंने आपको बताया, जरूर याद रखें। जनरल इलेक्ट्रिक यदि पूछा जाए किस देश की कंपनी है तो अमेरिका की कंपनी है। HAL जनरल इलेक्ट्रिक के बीच समझौता है जिससे 113 इंजन 97 मार्क 1A लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट इसमें लगाए जाएंगे। 113 इंजन है ना, और कुछ इंजन बैकअप में भी रहेंगे। इंजन की डिलीवरी 2027 से 2032 के बीच में की जाएगी।
तो समझौता रिसेंटली किया गया। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बोइंग जो कंपनी है ये किस देश की कंपनी, अमेरिका की कंपनी है, इसे लेकर के डील थी भारत और अमेरिका की बोइंग कंपनी के बीच। किसे लेकर के, तो चिनूक हेलीकॉप्टर को लेकर के। एक और कंपनी है दसॉल्ट एविएशन, ये भी पूछा गया एग्जाम में, इसकी डील भारत के साथ है राफेल विमान को लेकर के, और ये किस देश की कंपनी है, तो ये आपकी फ्रांस की कंपनी हो जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखें, स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, एडल गिव ह्यूरन इंडिया परोपकारी सूची 2025 में देश की कौन सी महिला कारोबारी टॉप पर है। यानी कि सबसे ज्यादा दान जिस महिला कारोबारी ने दिया ये रोहिणी नलिकेणी हो जाएंगी। रोहिणी नलिकेणी ये इन्फोसिस के सह संस्थापक जो है ना, नंदन नीलेकणी, इनकी वाइफ है। सबसे ज्यादा दान देने वाली जो लिस्ट जारी की गई इसमें 24 महिलाएं हैं। तो रोहिणी नीलेकणी ने 2024 में 204 करोड़ का दान दिया है, पिछले 5 वर्षों में 763 करोड़ का दान। तो सबसे ज्यादा दान इन्होंने दिया है महिलाओं में, और वह फिलेंथ्रोपीज की चेयरपर्सन और एक्सटेप फाउंडेशन की सह संस्थापक है। दूसरे स्थान पर बायोकॉन के संस्थापक किरण मजुमदार शॉ, एक साल में 83 करोड़ इन्होंने डोनेट किए। तीसरे स्थान पर हरीश बीना शाह फाउंडेशन की जो बीना शाह है, इन्होंने 69 करोड़ रुपीस का डोनेशन दिया है। ठीक है, सवाल नंबर इसमें हो जाएगा 37। विश्व शांति और विकास के लिए जो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नवंबर महीने की 10 तारीख को ये मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य ये दिखाना है कि विज्ञान किस तरीके से शांति को बढ़ावा देता है, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करता है और मानव जीवन को बेहतर बनाता है। इस बार की थीम रही है विश्वास, परिवर्तन और भविष्य 2050 के लिए आवश्यक विज्ञान, यानी कि फेथ चेंज एंड द फ्यूचर एसेंशियल साइंस फॉर 2050। नेक्स्ट यदि हम देखें, किस दिन वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया गया, नवंबर महीने की 12 तारीख को आपका वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। इसके लिए, इस बीमारी के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस बार की थीम रही है चाइल्ड सर्वाइवल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 10 नवंबर को 15वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता आयोजन इसका रिसेंटली किया गया वियतनाम की कैपिटल हनोई में, जिसमें कि इसकी सह अध्यक्षता जो भारत के रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह और वियतनाम के उपमंत्री हुआंग जुओंग के बीच रहा है। मतलब कि इसके तहत होगा क्या, साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा, विशेषज्ञों के आदान प्रदान और रियल टाइम में सूचना साझा करने पर यह डील या सहमति बनी है दोनों देशों के बीच। इसकी जो 16वीं वार्ता होगी नेक्स्ट ईयर 2026 में भारत होस्ट करने जा रहा है। भारत इस साल इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 8वीं बैठक होस्ट करेगा। कोप 30 यह आयोजित किया गया बेलम ब्राजील में। मुंबई में वेव्स समिट का आयोजन किया गया 2025 का। कौन सा देश है जो कि 2027 में कोप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अभी तो हम देख रहे थे कि कोप 30 ब्राजील होस्ट कर रहा, कोप 29 अजरबैजान ने होस्ट किया, अब कोप 29 हो गया, कोप 30 अभी चल रहा है। कोप 30 के बाद कोप 31 आएगा जी। तो कोप 31 जो है ये ऑस्ट्रेलिया और तुर्की दो में से एक करेंगे होस्ट, अभी क्लियर नहीं है 2026 में, लेकिन 2027 वाला घोषित हो गया कि इथियोपिया 2027 वाला कोप 32 होस्ट करने जा रहा है। कोप 1 जो हुआ था जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया था 1995 में। कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज का मतलब पार्टिसिपेट करने वाले देश, जलवायु परिवर्तन को लेकर के ये बैठक है जो कि हर साल आयोजित की जाती है। इथियोपिया को आप मैप के थ्रू देखेंगे ना तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्री आती हैं, 4। एक तो ये इथियोपिया हो गया, एक तो ये सोमालिया हो गया, यहाँ पर जिबूती और ये इरिट्रिया। 4 ऑप्शन याद रखें क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया रहता है और पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं है। तो जो है वो मैं बता रही हूँ, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। ठीक है, इथियोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा, करेंसी इथियोपियन बिर, प्रधानमंत्री इसके अबी अहमद अली हो जाएंगे। इस राज्य में भारतीय सेना के द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया, तो ये रिसेंटली गुजरात के रण और क्रीक सेक्टर में किया गया है। इसमें कि जल थल वायु सेना, साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड और बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने पार्टिसिपेट किया। इसका पर्पस है भूमि, समुद्र और वायु में भारतीय सशस्त्र बलों की जो इनकी इंटीग्रेटेड या एकीकृत क्षमताएं हैं इन्हें मान्य करना, इन्हें सराहना। ठीक है, क्वेश्चन हमारे 10 ही रह गए हैं लगभग। नेक्स्ट यदि हम देखें, किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा
अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन 40 और 41 सेम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात के बारे में तब तक मैं आपको बेसिक जीके के क्वेश्चंस बता देती हूँ। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी जी, अभी हेलीकॉप्टर क्रैश जो हुआ था जून के महीने में अहमदाबाद में, इसमें उनकी डेथ हो गई थी। नेशनल पार्क की तरफ यदि हम चले तो गिर वंसदा, ब्लैक बक मरीन, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हैं। बालिका पंचायत का गठन करने वाला पहला राज्य है। जी सफल योजना की शुरुआत गुजरात ने करी थी। और क्या रिलेट कर सकते हैं? गुजरात के जामनगर में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम कि सेनुरन मुथुसामी और लॉरा वॉलवॉट्स, इन्हें अक्टूबर के लिए आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस टीम के लिए खेलते हैं? तो ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। क्रमशः मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों के विजेता हैं। लॉरा वॉलवॉट्स का नाम आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि इस साल का जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप खेला गया, भारत श्रीलंका ने जो होस्ट किया, इसमें विनर कौन था, विजेता भारत था। तो भारत किसे हरा करके विजेता था? साउथ अफ्रीका को। और इसी साउथ अफ्रीका की जो कप्तान थी लॉरा वॉलवॉट्स थी, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाए थे। ये आप लोगों को याद रख लेना है। फिर आईसीसी के बारे में हम डिस्कशन करें, इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली ये बॉडी है। फॉर्मेशन ईयर 1909, दुबई में हेडक्वार्टर, जय शाह अध्यक्ष हैं। सीईओ के रूप में संजोग गुप्ता की नियुक्ति की गई। करंट अफेयर के फैक्ट यदि हम देखें तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता भारत है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का भी विजेता भारत है। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ऐतिहासिक आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम करी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 11वें भारतीय महेंद्र सिंह धोनी है। और सौरव गांगुली फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष जो कि चुन लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा? माइक ही गिर गया, लगता है क्वेश्चन पूछेगा क्या एग्जाम में, आईसीसी हॉल ऑफ फेम वाला, कि 11वें भारतीय कौन बने हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल। महेंद्र सिंह धोनी ना, ये एसबीआई के भी ब्रांड एम्बेसडर है, स्टेट बैंक के, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, किसे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्शन डे ऑटोमोबाइल का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर इसका शैलेश चंद्र हो जाएगा। ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियों का ये एक संगठन है, आप कह सकते हैं, इसी के अध्यक्ष शैलेश चंद्र बने। कई क्वेश्चन क्या होते हैं ना, आपको वन लाइनर में याद रखने होते हैं, ज़्यादा उसमें हाथ पैर नहीं मारना है, डेप्थ में नहीं जाना। जहाँ डिटेल में जाने की ज़रूरत है डेफिनेटली मैं हाईलाइट करूंगी, लेकिन ये क्वेश्चन आपके वन लाइनर का ही पार्ट हो जाएंगे। सवाल नंबर, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट का हम डिस्कशन करें। जो इंपॉर्टेंट है मैं स्टार लगा देती हूँ इस पर, है ना। देखिए, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है, भारतीय मूल के हैं। बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे हैं। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जो अभी 6वीं बिम्स्टेक थी, थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित की गई थी इस साल की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष एलिसा दे इंद्रा माद्रोजो, यूनिसेफ की अभी कैथरीन रशेल है। डब्ल्यूएचओ के टेड्रोस अदानोम, ट्विटर की सीईओ लिंडा याकारिनो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र की अध्यक्षता जर्मनी की एना लेना ब्यारबाग कर रही हैं। राष्ट्रमंडल के महासचिव सरली बोचवे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशिका सीमा सामी बहौस है। एआईआईबी यानी कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष जू जियाई, आईएमएफ के एमडी क्रिस्टीना जॉर्जीवा, कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल, उप प्रबंध निदेशक डैन कार्ड्स और संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव यूएई की शेखा नासिर अल नौवैस बनी है। ये तो इम्पोर्टेंट मार्क करें। आगे चले, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? जो सालाना रैंकिंग रिलीज की जाती है उस हिसाब से तो देखिए भारत 15वें नंबर पर है, जर्मन वॉच की रिपोर्ट है। लेकिन लॉन्ग टर्म पर यदि हम देखें, 1995 से 2024 का ये दौरा रहा है, जलवायु परिवर्तन से मतलब सबसे अधिक प्रभावित देशों की यदि हम बात करें तो इसमें भारत 9वें स्थान पर है।
और टॉप 3 कंट्री इसमें डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरस हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस देश ने सर्जियो गोर को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया? तो देखिए आंसर इसका अमेरिका है। सर्जियो गोर ने 11 नवंबर 2025 को भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में आधिकारिक तौर पर शपथ ले ली है। इनकी घोषणा तो वैसे पहले ही की जा चुकी थी। तो देखिए 2 टर्म होते हैं, एक होते हैं राजदूत यानी कि अम्बेसडर, एक होते हैं उच्चायुक्त यानी कि हाई कमीशन। तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है ना, यहाँ पर उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाती है। नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में राजदूत यानी कि अम्बेसडर की नियुक्ति की जाती है। अब कॉमनवेल्थ कंट्री क्या होती है? ऐसी कंट्री जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रही हो। नेक्स्ट यदि हम देखें, हाल ही में 6वें नंबर का विम्बेक्स समिट या विम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो ये भारत और वियतनाम के बीच शुरू हुआ। कहाँ पर? तो वियतनाम के हनोई में इसकी शुरुआत की गई है 11 नवंबर से और 29 नवंबर तक ये चलेगा। दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को ये प्रदर्शित करने वाला अभ्यास होता है, याद रखें आप। थाईलैंड के साथ मैत्री अभ्यास भी हो चुका है लास्ट मंथ मेघालय की उमरोई में। मालदीव के साथ ई कुबरिन अभ्यास आयोजित किया गया था। किस राज्य ने भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत करी? इसकी शुरुआत रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। 41 करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट है, इसके तहत 38 मोबाइल यूनिट्स सभी जिलों में जाकर के महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इनका ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच करेगी। खासकर जो रूरल एरियाज होते हैं या अर्ध शहरी क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर ये प्रयास करने जा रही है, यानी कि हॉस्पिटल जाने की नीड नहीं है। मोबाइल वैन के जरिए ये फ्री हेल्थ चेकअप महिलाओं को देने जा रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट। किसे पारादीप फोस्फेट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो जो राहुल द्रविड़ है, पूर्व क्रिकेटर, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मालदीव टूरिज्म की कैटरीना कैफ हो जाएंगी। सोनू सूद थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी, अभी हमने बताया ही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ये ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। अब आप लोगों के लिए लास्ट का क्वेश्चन है कि इसरो के द्वारा मंगलयान 2 को किस वर्ष तक मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की गई है? 2030 तक, यानी कि आने वाले 5 सालों में मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारेगा इसरो। ये मिशन मंगल ग्रह की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का भारत का पहला प्रयास होगा, जिसमें कि एक ऑर्बिटर और एक लैंडर शामिल होगा। इसरो का फॉर्मेशन ईयर 1969, बैंगलोर में हेडक्वार्टर वी नारायण अध्यक्ष है। इसने अभी 2 नवंबर को भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ये अपना मानव युक्त मिशन गगनयान 2027 तक लॉन्च करेगा। इसका 100वां मिशन जनवरी 2025 में श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया, सफल था, लेकिन 101वां मिशन फेल था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 ये फेल था। स्पेडेक्स मिशन का सफल परीक्षण इसने PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से किया है। लेह लद्दाख में इसरो ने पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। नासा इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है जिसका नाम निसार है। निसार की फुल फॉर्म बनती है नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर राडार। तो ये भी जल्द लॉन्च होने की उम्मीद है। ये कुछ करंट के इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि आपको रिलेट करने हैं, साइंस एंड टेक का ये पार्ट है। अब मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे पूछा था कि इंडियन क्रिकेटरों का जो एसोसिएशन, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन, इसकी पहली महिला अध्यक्ष सांतना रंगास्वामी की नियुक्ति की गई। आप लोगों के लिए आज का सवाल, इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसे कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर जो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो को लेकर के आपके जो भी फीडबैक हैं ये भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम में इसकी लिंक मिल जाएगी आप लोगों को, मतलब कि PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम में करियर विल बिहार करके चैनल है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरी जितनी भी क्लासेस होंगी उसकी PDF आपको टेलीग्राम में ही देखने को मिलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो भी डाउट है वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि हम इस पर विचार कर सके आगे। थैंक यू सो मच।